नारी के लिए शास्त्रों में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन कई दफा मौजूदा स्थिति को देखें तो ऐसा लगता है कि ये बातें सिर्फ किस्से कहानियों तक ही सीमित होकर रह गई है। बात जब नारी के सम्मान और उसके अधिकार की हो तो सियासत का पैमाना भी बदल जाता है। बात करें वर्तमान प्रदेश सरकार की तो 30 मंत्रियों में केवल 3 महिलाएं हैं। इसके अलावा बात सत्तारूढ़ दल की करें तो बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के 497 सदस्यों में सिर्फ 52 महिलाएं शामिल हैं। वहीं अपनी पार्टी और सरकार में महिलाओं की हिस्सेदारी पर क्या कुछ कहा बीजेपी ने, आप खुद सुनिए। भारतीय जनता पार्टी पर्याप्त प्रतिनिधित्व देती है। भारतीय जनता पार्टी के विधान में ही निहित है कि हम 33% महिलाओं का हमारे साथ उनका जुड़ाव रहा है, उनको स्थान रहता है। महिला मोर्चा अपने आप में काम करता है, लेकिन अनेक मोर्चों में भी, प्रकोष्ठों में भी महिलाएं रहती हैं। मेन बॉडी में भी एक बड़ा हिस्सा हमारी बहनों का रहता है। इस नाते से बाकी दलों की स्थिति मैं नहीं जानता हूँ क्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर्याप्त स्थान देती है। ये बात तो हुई बीजेपी की। अब दूसरी ओर बात करें कांग्रेस की तो उसके प्रदेश संगठन के 50 उपाध्यक्षों में मात्र 5 महिलाओं को ही जगह मिली है। इसी तरह 105 महासचिवों की जंबो टीम में महज 14 महिलाओं को जगह मिली है। यही नहीं, कांग्रेस में राजनीतिक मामलों की अहम कमेटी में केवल एक महिला नेत्री शोभा ओझा को ही जगह मिल सकी है। इस मुद्दे पर क्या कहती है कांग्रेस, जरा ये भी सुने। जो एआईसीसी का रायपुर सेशन हुआ है उसमें महिला और बाकी जो SC ST है इन सब का हर तरह के पदों में 50% रिजर्वेशन कर दिया है, जिससे महिलाओं की तादाद भी चाहे संगठन हो सत्ता सब में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बदलेगी। ये बहुत बड़ा निर्णय सोनिया गांधी जी के सम्मुख कांग्रेस पार्टी ने लिया है। 2018 से अब तक विधानसभा में महिलाओं की स्थिति पर क्या कुछ कहते हैं आंकड़े। 2018 के चुनावी मैदान में उतरी कुल 250 महिलाएं। बीजेपी ने 23, कांग्रेस ने 28 महिलाओं को दिया मौका। बीजेपी ने 10% जबकि कांग्रेस ने 12% टिकट महिलाओं को दिया। बीजेपी कांग्रेस की कुल 51 महिलाओं में 17 चुनाव जीती। 2018 में बीजेपी से 9 और कांग्रेस से 8 महिलाएं विधायक बनी। उपचुनाव के बाद सदन में कुल 21 महिलाएं विधायक, इनमें 15 बीजेपी, 6 कांग्रेस जबकि 1 बीएसपी से विधायक। चुनावी साल में नारी के उत्थान से लेकर उसके विकास के लिए कई योजनाएं लाई गई तो कई बड़ी घोषणाएं भी की गई। यही वजह है कि इस साल कोई भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। चुनावी साल में सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट रखा। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार आने पर महिलाओं के खातों में 1500 रुपए भेजने का वादा किया है। मतलब साफ है कि जब जब महिला वोट बैंक को साधने की बात हो तो कमोबेश भाजपा और कांग्रेस की रणनीति एक जैसी ही होती है। लेकिन बात जब आधी आबादी को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की हो तब यही पार्टियां पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण देकर महिलाओं को सशक्तिकरण का पाठ पढ़ा देती है। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में नारी शक्ति किसके पक्ष में वोट करेंगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। बाकी तब तक के लिए महिलाओं के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास दोनों ओर से जारी है। IND 24 के लिए भोपाल से कैमरामैन राकेश श्रीवास्तव के साथ संदीप मिश्रा की रिपोर्ट।
नमस्कार, आईएनडी एजेंडा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले एक नजर डालेंगे एजेंडा पॉइंट्स पर। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव है, उससे पहले जिस तरीके से हम देख रहे हैं महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है और अक्सर जब जब चुनाव पास आते हैं तो ये कहा जाता है कि महिलाओं को जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा और राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व जो है वो उभर कर सामने आएगा, लेकिन अक्सर हम देखते हैं इस तरीके का कुछ होता नहीं है। एजेंडा पॉइंट्स आपके सामने है। नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व देने में कौन सी पार्टी आगे है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये, क्या एमपी में मिला महिलाओं को बेहतर नेतृत्व। तीसरा पॉइंट ये, 2023 में किंग मेकर की भूमिका में होगी नारी शक्ति। चौथा सवाल, ऐलानों से महिला प्रतिनिधित्व में इजाफा होगा क्या। तो जिस तरीके से लगातार कहा जाता है कि महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया जाएगा, मध्य प्रदेश में चुनाव है, ऐसे में दोनों ही दल ये कहते हुए नजर भी आते हैं। अक्सर हम देखते हैं महिलाओं के उत्थान, समानता और उनके अधिकारों की बात की जाती है, लेकिन जब बात राजनीति में उनकी भागीदारी की होती है तो ऐसी समानता हमें देखने को मिलती नहीं है। बहरहाल इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मीडिया विभाग उपाध्यक्ष संगीता शर्मा जी जुड़ गई हैं, साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी जुड़ गई हैं और वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आईएनडी 24 में। सबसे पहले नेहा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप लोगों की पार्टी लगातार महिलाओं के लिए बात करती है, उनके हक के लिए बात करती है, तो इस समय अगर बात करें 2023 में चुनाव है तो क्या ये समानता राजनीति में भी देखने को मिलेगी महिलाओं के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने और खासतौर पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, महिलाओं को राजनीतिक ही नहीं आर्थिक और सामाजिक तौर पर भी सशक्त करने का काम किया है। और ये उदाहरण हमारे सामने है कि देश के अंदर अगर पहला राज्य कोई बना जिसमें 50% की आबादी महिलाओं को 50% का आरक्षण मिला है लोकल बॉडीज के चुनाव में, जिस तरीके से हम देखते हैं नगर निगम में, नगर निकाय में सरपंच, पंच और उपाध्यक्ष के तौर पर जो महिलाएं आज नेतृत्व कर रही हैं, वो स्पष्ट दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या रही है। ये टिकट वितरण में भी हुआ और ये रिजर्वेशन करने का मकसद भी यही पूरा रहा है। उसी प्रकार से अगर आप 2018 का चुनाव देखेंगी या उसके पूर्व के चुनाव देखेंगी, अगर पिछले 3 चुनाव की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कांग्रेस से ज्यादा टिकट देने का काम किया है। अगर आप संगठन की बात करेंगी तो महिला मोर्चा छोड़कर भी जो मुख्य संगठन है उसमें महिलाओं की भागीदारी जो है वो बढ़ चढ़कर है और समय समय पर पार्टी जो है नए नए चेहरों को उसमें जोड़ती रहती है, संगठन में महिलाओं को जो है उचित स्थान देती है, जिससे कि जो 50% की आबादी है उसको बराबरी का अधिकार मिल सके। और क्योंकि हम सभी जानते हैं कि महिलाएं सक्षम है कुशल नेतृत्व करने में। और अगर केंद्र में भी देखेंगे तो आज देश की आजादी में 75 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 11 केंद्र में महिला मंत्री हैं। देश ने कभी कल्पना नहीं की थी कि विदेश मंत्री या वित्त मंत्री या फिर हमारे रक्षा मंत्री महिला जो हैं वहां पर बैठ के इन पदों को सुशोभित करेंगी। उसी प्रकार से एक आदिवासी महिला को जिस तरीके से सम्मान पूर्वक, गौरव पूर्वक आज राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाने का काम किया है, उचित स्थान उन्हें देने का काम किया है, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह महिलाओं को सजावटी वस्तु नहीं मानती, आइटम नहीं मानती और बराबरी का अधिकार उनको देने का काम करती है। आप लोगों ने ज्यादा महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया है। 2018 की बात करें तो बीजेपी ने 23 महिलाओं को टिकट दिया था, वही कांग्रेस ने 28 महिलाओं को टिकट दिया था। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें आगे थी। ये देखिए, सवाल आगे और पीछे होने का नहीं है, सवाल मंशा का है। और मंशा जो है वो स्पष्ट दिखाई देती है आपके आचरण से। मैंने इसीलिए कहा कि 18 के चुनाव में आप पत्रकार बंधुओं ने कमलनाथ जी से पूछा था कि भाई महिलाओं की भागीदारी और हो सकती थी, क्यों नहीं आपने टिकट दिया, तो उन्होंने कहा कि वो तो सजावटी वस्तु है। मुझे बताइए, नहीं कहा था क्या? उपचुनाव आए तो एक दलित महिला को जिस तरीके से चुनाव के बीच में कमलनाथ जी ने आइटम कहकर संबोधित कर दिया, तो ये केवल टिकट बांटने से विचारधारा नहीं बदल जाएगी और केवल टिकट बांटने से जो है महिलाओं को नेतृत्व नहीं मिल जाएगा। अभी हमने देखा कि जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, जहां पर एक तरफ
तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनके हाथ में कमान दे रहे हैं कि वो नेतृत्व करें। वहीं पर कांग्रेस ने जिस तरीके से महिला जनप्रतिनिधियों को उतारा था, वहां पर तो उनके पति काम कर रहे थे और उस पर हम आईएनडी पे ही चर्चा करने के लिए बैठे थे। जिस प्रकार का बवाल मचा था बाद में कि शपथ लेने के लिए भी वो महिलाएं नहीं पहुंची, उनकी जगह पे उनके पति पहुंच गए। तो मूल अंतर यह है कि जो हमारी मंशा है कि महिलाओं को उनका उचित स्थान मिले, उसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया होती है और उस पूरी प्रक्रिया को उचित तरीके से और स्वच्छ तरीके से अगर कोई पूर्ण कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है संगीता जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इस बार महिलाओं की हिस्सेदारी क्या बढ़ेगी 2023 में? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वह कांग्रेस है जिसने देश में इतिहास रचा है और आज तक देश के अंदर महिलाओं के सशक्तिकरण का काम यदि किसी पार्टी ने किया है देश के अंदर तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। पहली प्रधानमंत्री यदि किसी ने दी है तो कांग्रेस पार्टी ने दी है, पहली राष्ट्रपति किसी ने दी है तो कांग्रेस पार्टी ने दी है, और पंचायतों के अंदर 50% टिकट देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का जब तो जन्म भी नहीं हुआ था। आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है महिलाओं को लेकर, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को वोट बैंक समझ रखा है और महिलाओं को भ्रमित करके किस तरीके से वोट लेना है ये मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने करके दिखाया है। और आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर नारी शक्ति का उपयोग केवल वोट बैंक के लिए करने वाली पार्टी मात्र भाजपा है। अभी नेहा जी कह रही थी कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा टिकट दिए जाते हैं, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा संगठन में रखा जाता है। तो मैं तो इनसे पूछना चाहती हूँ कि इनके मीडिया विभाग में कितनी महिलाएं हैं और हमारे मीडिया विभाग में कितनी महिलाएं हैं। इसी से ये समझ जाए कि महिलाओं का प्रतिशत कितना है भारतीय जनता पार्टी के अंदर और कांग्रेस पार्टी के अंदर। जहां तक संगठन की बात है तो संगठन में सबसे ज्यादा महिलाएं हमारे यहाँ हैं। आप देखेंगे कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में आपने ही अभी बताया थोड़ी देर पहले कि 12% कांग्रेस ने दिया था। इस बार तो हमारा जो अधिवेशन हुआ था रायपुर के अंदर, उस पर साफ तौर पर स्पष्ट कहा गया कि हम 50% महिलाओं को भागीदारी देंगे। उन्होंने कहा 50 वर्ष से कम उम्र की युवाओं को, महिलाओं को हम कांग्रेस पार्टी में टिकट भी देंगे और संगठन में भी स्थान देंगे। तो महिला सशक्तिकरण की बात जब भारतीय जनता पार्टी करती है तो हमें हंसी आती है इस बात की कि आप तो महिलाओं को केवल वोट बैंक मानते हैं, क्योंकि अब मध्य प्रदेश और देश के अंदर आधी आबादी महिला है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना योजना लेकर आ गई। आप देखिए कि इस योजना के अंदर किस तरीके की इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन रखी है। प्रदेश की महिलाओं को लग रहा है कि सभी को मिलने वाला है इसका लाभ, परंतु सभी महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। इन्होंने टर्म्स कंडीशन ऐसी रखी है कि अभी महिलाओं को इसकी जानकारी तक नहीं है। 60 वर्ष से ऊपर तक की महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। जो 23 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा। जिनके घर ट्रैक्टर या 4 पहिया वाहन है उन महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा। जिनकी 2.5 लाख से अधिक इनकम है उनको लाभ नहीं मिलेगा। अब आप ये बताइए, अविवाहित महिलाओं तक को इन्होंने इस योजना का लाभ नहीं दिया है, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब प्रदेश के अंदर इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी रखी कि सारी महिलाएं बाहर हो गई है। अब आधी आबादी जो कि 4.5 करोड़ है मध्य प्रदेश के अंदर, अब उस 4.5 करोड़ में से आप मुट्ठी भर महिलाओं को केवल योजना का लाभ दे रहे हैं और प्रदेश की जनता के टैक्स का पैसा विज्ञापनों पे करोड़ों रुपया खर्च कर चुके हैं। आप मध्य प्रदेश के विज्ञापन देखिए, आप सड़कों पर देखिए, लाडली बहना योजना का इतना विज्ञापन किया है। यदि इतना पैसा हम बहनों को दे देते तो शायद 1-1 हजार रुपए नहीं जाता। गैस सिलेंडर के दाम इन्होंने बढ़ा दिए हैं, इन्होंने दूध के पैकेट के दाम बना दिए हैं। आप चावल, दाल, घी से लेकर जीएसटी तक इन्होंने लगाने का काम किया है। तो देश में जो महंगाई बढ़ाने का काम किया उसका सीधा असर महिलाओं पर होता है। तो महिलाएं तो कहीं से कहीं तक लाभान्वित नहीं हो रही है। गैस सिलेंडर 1150 रुपए का आ रहा है और ये 1000 रुपए दे रहे हैं, तो क्या महिलाएं 1000 रुपए में केवल गैस सिलेंडर खरीद पाएंगी? आर्थिक रूप से सक्षम करना ही था तो आप 18 सालों से क्या कर रहे थे? अब तो इनकी 20 साल की सरकार होने वाली है। इन 20 सालों में महिलाओं के लिए इन्होंने क्या किया, क्या सशक्तिकरण किया? आज महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित है। तो मध्य प्रदेश में आपके पास संगीता जी लौटूंगी मैं आपके पास। ब्रिगेन जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से आप बखूबी समझते भी हैं मध्य प्रदेश की सियासत को, कई चुनाव आपने देखे भी हैं। अगर 2023 में बात करें तो क्या जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कह रही है, अभी हाल ही में इन लोग का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ रायपुर में, 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा सत्ता और संगठन में। बीजेपी भी यही कह रही है कि महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया जाएगा। आपको क्या लग रहा है इसको देखते हुए, जिस तरीके से दोनों ही दलों के बयान सामने आए हैं और पिछले चुनावों में अगर हम देखें टिकट वितरण हुआ, उसको देखते हुए? नहीं, देखिए, ऐसा बात करना तो अच्छा लगता है, लेकिन उसका क्रियान्वयन कितना होता है उसको मैं थोड़ा आंकड़े सहित बता देता हूँ। 2013 में भाजपा ने 28 और कांग्रेस ने 21 महिलाओं को टिकट दिया था।
जबकि 230 सीटें। उसमें भाजपा में मतलब 12% और कांग्रेस ने 9% दिया था, जिसमें 49 महिलाएं जीती थी, 28 उसमें बीजेपी की थी। 2018 की बात करें, 250 महिलाएं चुनाव मैदान में थी। भाजपा 23 और कांग्रेस 28 महिलाओं को टिकट दिया था, जिसमें 17 जीती थी कुल मिलाकर। अगर मंत्रिमंडल की बात करें, उमा जी मंत्रिमंडल से 2003 से बात करें, उमा मंत्रिमंडल 34 मंत्रियों में 4 महिला मंत्री थे। 2008 में शिवराज जी के 35 में 2, कमलनाथ जी के 28 मंत्री थे, जिसमें 2 महिला मंत्री थे। अब वर्तमान में शिवराज जी मंत्रिमंडल में 30 मंत्री हैं, जिसमें 3 महिलाएं। आप इसको देख लीजिए कितने परसेंट है। आप फील्ड में अधिकारियों की बात करा, अभी तक मध्य प्रदेश में एकमात्र मुख्य सचिव श्रीमती निर्मला बुच रही हैं, जिनको 1990 में पटवा जी ने बनाया था। उसके बाद मध्य प्रदेश में कोई भी मुख्य सचिव महिला नहीं बनी। डीजीपी कोई भी महिला मध्य प्रदेश में आज तक नहीं बनी। मुख्यमंत्री की बात करें, मध्य प्रदेश में उमा जी मुख्यमंत्री बनी भाजपा की, और कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीमती उर्मिला सिंह जी को और स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। भाजपा ने किसी भी को संगठन की कमान नहीं सौंपी और न कांग्रेस ने किसी को मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद हम बात करें जिलों, कहा यह जाता है कि केंद्र सरकार के निर्देश हैं कि 33% महिलाओं की पुलिस में भर्ती की जाए। आप भोपाल में उठा के देख लीजिए कितनी महिलाएं हैं जो बेचारी इधर उधर की ठोकर खा रही, कहीं लूप लाइन में पड़ी, पुलिस की या किसी की बात करें, और जो उनसे जूनियर हैं अधिकारी पुरुष हैं वो मजे कर रहे हैं, मतलब उनको प्रभार दिया गया, महिलाएं इधर उधर। हम कलेक्टरों की बात कर लें, प्रदेश में 52 जिले हैं। आप अगर 33% की बात करें तो 17 होना चाहिए, वर्तमान में 7 है। एसपी की बात करें, एसपी स्तर के मध्य प्रदेश में 71 पद हैं, जिसमें 4 महिला अधिकारी पदस्थ हैं। कितने फीसदी हो गए ये अंदाजा आप लगा लीजिए, तो अपने आप पता चल जाएगा कि महिलाओं के लिए केवल बात की जाती है। रहा पंचायतों, अगर आप पंचायतों में कर सकते हैं, नगर पंचायतों में कर सकते हैं, नगर पालिका नगर निगम में, तो विधानसभा में क्यों नहीं देते मौका। बिल्कुल, आपने आंकड़ों के जरिए मृगेन जी बहुत ही दिलचस्प बात बताई, और जिस तरीके से आप लोग ने दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए बता दिया कि किसने कितना तवज्जो दिया है महिलाओं को। नेहा जी, आपके पास मैं लौटना चाहूंगी। अगर अभी वर्तमान की बात करें तो 30 मंत्रियों में केवल 3 महिला मंत्री ही हैं, और प्रदेश कार्य समिति के 497 सदस्यों में सिर्फ 52 महिलाएं हैं। अब ऐसे में क्या कहेंगे आप? मृगेंद्र सर ने भी जिस तरीके से आंकड़े आपके सामने रख दिए, तो शायद लगता नहीं कि उतनी तवज्जो दी गई है। देखिए, जिस तरीके से संगीता जी मीडिया विभाग की बात कर रही थी, तो कांग्रेस का तो पूरा संगठन अपने आप में मजाक बन के रह गया है। 200 महामंत्री, 250 प्रवक्ता, और जिस प्रकार से ये अपना संगठन चलाते हैं, मुझे नहीं लगता इस प्रकार का कोई राजनीतिक संगठन किसी प्रदेश में होगा। पर कांग्रेस पार्टी ने अपना मजाक खुद बना लिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को लगातार प्रतिनिधित्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मृगेन जी ने जिन आंकड़ों को सामने रखा, निश्चित तौर पर वो जब हम आकलन करते हैं तो कम दिखाई दे सकते हैं, पर आज जो संख्या बढ़कर इतनी आई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही आई है। अगर महिला मुख्यमंत्री देने का काम सर्वाधिक देश भर में किसी ने किया है तो आज कांग्रेस तो 70-75 साल पुरानी पार्टी है, और मुझे लगता है कि हमारे देश की तो सबसे पुरानी पार्टी ही कांग्रेस पार्टी है, वहीं से शुरुआत हुई है सारी चीजों की। तो आप देख लीजिए कि कितनी महिला मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दी और कितनी भारतीय जनता पार्टी ने दी है, ये हमारे सामने है। मध्य प्रदेश में सुमित्रा ताई महाजन जी का उदाहरण हमारे सामने है, जो लोकसभा में स्पीकर मध्य प्रदेश से रही हैं, जिनका सर्विंग टर्म सबसे लंबा रहा है सांसद के तौर पर। तो इस प्रकार से प्रतिनिधित्व देने की जहां तक बात है, मुझे लगता है ये आपसी बहस का मुद्दा नहीं है। निश्चित तौर पर जो इसमें आंकड़े आज के समय है उसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए, और क्यों नहीं। आज महिलाएं जो है जमीन से लेकर आसमान तक का सफर तय कर रही हैं, और अक्रॉस पार्टी लाइन, ये तो सभी की इच्छा है। और जब कांग्रेस पार्टी भी इस बिल को लेकर आई थी तो भाजपा जरूर विपक्ष में थी, पर विपक्ष में होने के बावजूद हमने इस बिल का पूर्णतः समर्थन किया था। ये प्रश्न ये है कि कांग्रेस उसको दोनों सदनों से पास क्यों नहीं करवा पाई, उसके पीछे का क्या षड्यंत्र था।
कि क्या केवल और केवल एक सोनिया जी की चलनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के अंदर, या जो भी मंशा रही हो ये स्पष्ट करने की आवश्यकता है। और अगर आज भी कांग्रेस इसके समर्थन में है तो क्यों नहीं खुलकर सामने आते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ये मेरा मूल सवाल है। पर जिस तरीके से प्रतिनिधित्व देने की बात हो रही है, आज इतनी बड़ी आबादी मध्य प्रदेश के अंदर नेतृत्व कर रही है, महापौर के तौर पर, पंच सरपंच के तौर पर, सदस्यों के तौर पर, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के तौर पर, तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। मुझे बता दीजिए, कांग्रेस शासित राज्य तो कई सारे रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पूर्व में पंजाब में रही है। अगर ये फॉर्मूला और ये रिजर्वेशन जो है सब राजीव गांधी लेकर आए थे, तो कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों नहीं हुआ कहीं पर भी? क्यों नहीं 50% की आबादी को 50% का आरक्षण देकर उनको चुनाव में नेतृत्व करने का मौका मिला है? कई सारे ऐसे अवसर मिले। महाराष्ट्र में इनके पास सरकार रही है, असम में इनके पास सरकार रही है, कर्नाटक में ये सरकार में रहे हैं। कहीं पर भी महिलाएं क्यों नहीं 50% बराबरी से चुनाव लड़ी? पर मध्य प्रदेश में लड़ी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी की मंशा बहुत स्पष्ट है कि महिला सक्षम है और महिला नेतृत्व करना जानती है, चाहे वो घर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे राजनीतिक तौर पर हो, चाहे सामाजिक तौर पर हो। और इसीलिए वो आरक्षण देने का काम किया है। जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है या इन आंकड़ों की बात है, तो निश्चित तौर पर ये जो समय है, जिस तरीके से तेजी से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, आने वाले समय में 23 में आप देखेंगे कि टिकट का वितरण जो होगा वो और अच्छी संख्या में होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 50% जगह दी जाएगी सत्ता संगठन में, तो बीजेपी का क्या प्लान है? मैंने आपसे वही कहा कि जिस तरीके से लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, महिलाएं सक्षम है नेतृत्व करने में, और आज कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहां पर महिला स्थापित नहीं है। आर्मी से लेके, नेवी से लेके एयरफोर्स तक, और सभी फील्ड्स में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और महिला नेतृत्व जो है राजनीति में भी बहुत सक्षम तौर पर हमने देखा है, विभिन्न लोगों के तौर पर देखा। इसीलिए मैंने कहा कि उमा जी भी इसका एक जीता जागता उदाहरण है हमारे यहाँ पे। सुषमा जी मध्य प्रदेश से रही हैं, विदेश मंत्रालय उन्होंने किस तरीके से केंद्र में संभाला है, हमारे सामने एक सक्षम उदाहरण है। सुमित्रा ताई हमारे पास उदाहरण है। और मध्य प्रदेश में भी जो 23 के चुनाव होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर नेतृत्व करती हुई आपको दिखाई देंगी। ठीक है, संगीता जी को भी अब मौका दे देते हैं। संगीता जी, क्या कहेंगे आप? नेहा बग्गा जी ने इतने उदाहरण दे दिए, कांग्रेस पार्टी का क्या कहना रहेगा? देखिए, उदाहरण तो सारे मृगेंद्र जी ने दे दिए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि कहां कहां पर कितना कितना दिया गया है। वो तो अब इन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश की सबसे पुरानी और सबसे पहली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और यदि महिलाओं को नेतृत्व देने का कार्य किया है तो कांग्रेस ने किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। और नेहा जी को इतिहास भी पढ़ लेना चाहिए एक बार। जहां तक बात कर रही थी, अभी इन्होंने कहा था कि कमलनाथ जी सजावटी वस्तु कहते हैं, इन्होंने प्रश्न अलग लगा दिया, उत्तर अलग लगा दिया। तो ऐसा झूठ क्यों परसते हैं आप लोग टीवी पर बैठकर? मैं इनको बता देना चाहती हूँ कि आपके नेता, भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा नेताओं द्वारा महिलाओं के साथ बलात्कार किया है, छेड़खानी की गई है। वो आंकड़े मैं आपको बता देती हूँ। देश के प्रधानमंत्री महिलाओं को किन शब्दों के साथ बोलते हैं? या तो सुर्फनखा बोलेंगे, या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलेंगे, या जर्सी गाय बोलेंगे। हम इन बातों पर नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि ये महिलाओं के मुद्दे पर बात हो रही है। मध्य प्रदेश के अंदर केवल शिवराज सिंह चौहान जी ने महिलाओं को वोट बैंक मानकर रखा है। ये अभी उमा जी की बात कर रही थी कि पहली मुख्यमंत्री उमा जी का क्या गत किया था, और किस तरीके से दूध में से मक्खी की तरह निकालकर उनको दरकिनार किया था, और कितने वर्षों तक वो संघर्ष करके आज शराब को लेकर, तो इसको लेकर तो उन्होंने कितना संघर्ष किया। एक मुख्यमंत्री बनाई तो, परंतु झट से उन्हें हटाकर और खुद बैठ गए। आज 4 बार के मुख्यमंत्री हो गए। क्यों किसी महिला को मौका नहीं देते हैं? संघ के अंदर तो महिलाओं की एंट्री ही नहीं है। आज तक संघ प्रमुख किसी महिला को नहीं बनाया गया है। संगठन के अंदर इनके देख लीजिए, ये तो महिलाओं को, ये लोग ने मनुस्मृति पढ़ी है, ये मनुस्मृति को संविधान बनाने वाले थे, और मनुस्मृति में साफ महिलाओं को दरकिनार किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत महिलाओं को लेकर बिल्कुल भी स्वच्छ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि महिलाओं को वोट बैंक मानते हैं, इसलिए 1000 रुपए निकाल दिया। कांग्रेस पार्टी की सरकार 15 महीनों की बनी थी, जब कमलनाथ जी ने अपनी नीति और नीयत बताई थी कि वो महिलाओं के कितने हितैषी। संगीता जी, ये तो आपने बताया कि आपकी सरकार बनी थी तो 1500 रुपए आप लोग 500 रुपए बढ़ा के देंगी। एक मिनट प्रशंसा जी, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। अभी 15 महीनों की सरकार बनी थी कमलनाथ जी की,
उन्होंने 28,000 जो कन्या विवाह योजना थी, ये 20 साल से वही दे रहे थे, 18 सालों से। हमने आकर उसे 51,000 रुपए किया। ये नकली गहने पकड़ा रहे थे बहनों को, वो जाकर हमने उसकी उजागर किया। ये चलिए ठीक है संगीता जी, छोटा सा रिएक्शन नेहा जी का ले लेते हैं, उसके बाद मैं एक लाइन में जवाब दे दूं कि कांग्रेस पार्टी जब महिलाओं की बात करती है तो उसमें सिर्फ 2 महिलाएं दिखाई देती हैं, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। अब वो जरूरी है मजबूरी है समझ में नहीं आता। मुख्य बात यह है कि प्रधानमंत्री अगर कोई महिला बनी तो इंदिरा गांधी जी बनी, हमें आपत्ति नहीं है, पर ये गांधी नेहरू परिवार से बाहर निकलकर जो उच्च पद है वो महिलाओं के लिए सुशोभित कब करेगी कांग्रेस पार्टी, कब बराबरी का अधिकार देगी, ये मूल सवाल है। और कृपया करके इनको डिबेट का टॉपिक थोड़ा सा बता दिया करिए कि क्या टॉपिक रखा गया है। चलिए ठीक है रवीन सर, आपका एक छोटा सा रिएक्शन मैं चाहूंगी। जिस तरीके से अगर हम देखें महिलाओं को क्या पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं देख पाती है पार्टियां, जिसके चलते उनको तवज्जो नहीं दी जाती, क्या कारण आप इसके पीछे का देखते हैं? नहीं देखिए, मौका नहीं मिलता है। अगर मौका मिले तो हमारी बहनें भी सब कुछ करके दिखा सकती हैं। जो एक पुरुष कर सकता है वो हमारी बहनें भी कर सकती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उन्हें मौका मिलना चाहिए, और मैं तो कहूँगा दोनों पार्टियों को मौका देना चाहिए। जो महिला अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें फील्ड में मौका देना चाहिए। आप बिना किसी को मौका दिए मान लें कि ये काम ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, तो ये उचित नहीं है। जितनी भी मैं कहता हूँ जितने भी विभागों में सारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, अगर नेतागिरी नहीं तो उनको तो मौका दिया जा सकता है फील्ड में, तो क्यों नहीं देती? तो कहता हूं कि हमारी बहनों में कोई कमी नहीं है, जरूरत इस बात की है उन्हें अवसर देने की। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डिबेट में। तो दोनों ही राजनीतिक दल की नजर महिला वोटर्स पर है, लेकिन यही नजर सत्ता और संगठन में भागीदारी देने पर कमजोर पड़ जाती है। हालांकि चुनाव के वक्त देखना होगा कि कौन सी पार्टी महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देती है। फिलहाल के लिए IND एजेंडा में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।